यूट्यूब पे ना शेडिंग को लेके काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं। किस तरीके से हम हाइपर रियलिस्टिक शेडिंग कर सकते हैं पोर्ट्रेट के अंदर, स्किन टेक्सचर कैसे निकाल सकते हैं, हेयर टेक्सचर कैसे बनाएं, रियलिस्टिक शेडिंग कैसे करें, डार्क कैसे करें। ये सारे ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पे भर भर के मिलेंगे आपको। बट कहीं पे भी मुझे ये चीज़ नहीं मिली कि एक बिगिनर जो बिल्कुल शुरुआत कर रहा है वो किस तरीके से शेडिंग का एक लेवल अचीव करे। क्योंकि एक लेवल के बाद ही आप रियलिस्टिक हाइपर रियलिस्टिक आर्टवर्क बना सकते हो या फिर बहुत स्मूथ शेडिंग कर सकते हो। देखो, इस चीज़ को ध्यान से समझो। जब तक आपके हाथों में कंट्रोल नहीं होगा ना, या फिर आपको वैल्यूज़ लाइट की नॉलेज नहीं होगी, तब तक आप एक प्रॉपर रियलिस्टिक शेड नहीं निकाल पाओगे। चाहे वो पोर्ट्रेट हो, स्टिल लाइफ हो, या कुछ भी आप ड्राइंग कर रहे हो, वहाँ पे शेडिंग प्रॉपर निकालना मुश्किल है। तो आपको ना कुछ स्टेप्स चाहिए होते हैं। जैसे कि स्टेप वन में क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। अगर आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना चाह रहे हो तो शेडिंग को, एंड दैट इज़ वाई मैंने इस कोर्स को बनाया है। ये पूरी वीडियो एक कोर्स की तरह है। ठीक है, थोड़ी लंबी बनाई है मैंने, बट यहाँ पे ना शेडिंग को लेके सारे स्टेप्स को ब्रेक डाउन किया है मैंने। वैल्यूज़ वाले पार्ट को भी ब्रेक डाउन किया है, एंड काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो आप बोल सकते हो कंप्लीट कोर्स है। अगर इसको देखते हो, खासकर बिगिनर लोग, ठीक है, जो बिगिनर लेवल के आर्टिस्ट हैं, वो अगर देखते हैं तो शेडिंग का एक लेवल अचीव कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप हाइपर रियलिस्टिक या फिर रियलिस्टिक की तरफ भी जा सकते हो। हालांकि इस वीडियो के अंदर भी मैंने रियलिस्टिक रिजल्ट ही निकाल के दिखाया है, बट मैंने ना यहाँ पे स्टेप्स ब्रेक डाउन किए हैं। अब देखो, ध्यान से समझो इस पूरे कोर्स को, इस पूरी वीडियो को कैसे आपको फॉलो करना है वो समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ना चैप्टर्स लगे हुए मिलेंगे आपको। पार्ट में डिवाइड किया है मैंने, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री। जैसे कि पार्ट वन के अंदर मैंने आइज़ को ड्रॉ करके दिखाया, पार्ट टू के अंदर नोज़, फिर लिप्स, फिर स्किन का टेक्सचर आ गया, फिर हेयर्स आ गए। इस तरीके से ना अलग अलग पार्ट बने हुए हैं। तो ये मैंडेटरी नहीं है कि एक ही बार में इतनी लंबी वीडियो देख लो। ठीक है, पहले एक पार्ट कंप्लीट किया, फिर थोड़ा रुको, फिर दोबारा से आगे इस वीडियो को देखो। ठीक है, तो सही तरीका तो यही है कि पहले एक पार्ट देखो, उसको समझो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, फिर अगले पार्ट पे जाओ। आपको ऐसा नहीं करना है कि एक ही बार में सारा कुछ देख रहे हो और फिर वो दिमाग से ऊपर से निकल जा रहा है। इस वीडियो को मैंने एज अ यूट्यूब वीडियो नहीं बनाया, ओके, कि मुझे बहुत ज़्यादा फैलानी है ये वीडियो, ये टारगेट नहीं है यहाँ पे। आप में से जितने भी लोग देख रहे हैं, आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप इसको एज अ क्लास समझो। ठीक है, कि मैं एक्चुअल में आपके सामने बैठा हूँ और सामने बैठ के पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, शेडिंग का एक कॉन्सेप्ट हम कवर करेंगे इस पूरी वीडियो के अंदर, इस पूरे कोर्स के अंदर। तो उसी तरीके से मैंने इसको रखा है, इसीलिए मैंने चैप्टर्स भी डिवाइड किए हैं। थोड़ा समझो, प्रैक्टिस करो, फिर आगे बढ़ो। वो जब चीज़ ठीक हो जाती है फिर पार्ट टू की तरफ बढ़ो, इसी तरीके से पार्ट थ्री की तरफ बढ़ो। ठीक है, ऐसे आपको इस पूरे कोर्स को फॉलो करना है। बाकी सारे इंस्ट्रक्शन आगे आपको मिल जाएंगे। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, पहली बार इस कोर्स वाली वीडियो पे आ गए हो, तो मैं बता देना चाहता हूँ, मेरे चैनल पे ना बहुत सारी आर्ट एजुकेशन वाली वीडियोस आपको देखने को मिलेगी। चैनल पे जाके आप बहुत सारी वीडियोस को सर्च कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी कई सारी वीडियोस हैं। ओके, हो सकता है वीडियो थोड़ी सी एडवांस हो जाए अगर आप पहली बार देख रहे हो तो। इसलिए मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि मेरी एक बार पुरानी वीडियोस देख लेना, जहाँ पे मैं माइंडसेट के बारे में बातें करता हूँ। ऊपर आई बटन में लिंक है, एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसी और वीडियो आप तक लेके आने के लिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। पार्ट वन, आइज़। सबसे पहले हम आँखों को शेड करने वाले हैं। ड्राइंग ऑलरेडी कर ली है मैंने। ड्राइंग बनाने के लिए लूमीज मेथड का यूज़ किया मैंने यहाँ पे। अब पेंसिल यहाँ पे एच बी यूज़ करूँगा मैं फर्स्ट लेयर के लिए। शेडिंग करने के कुछ ट्रिक्स मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। अब इसको आप ट्रिक ना बोल के आप इसको फंडामेंटल्स बोलो। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा अप्लाई होते हैं, सेम ही रहते हैं। तो किसी भी एरिया में आप शेडिंग कर रहे हो, भले ही वो आइज़ हो, नोज़ हो, लिप्स हो, हेयर्स हो, कुछ भी हो, आपको एक लेयर करनी है पहले। ठीक है, पहले एक बेस लेयर होती है जिसके ऊपर हम काम करते हैं। डायरेक्टली जो पेपर होता है उस पर एकदम डार्क नहीं चलाते हम पेंसिल को कभी भी। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि आप पहले एक लेयर करो, जैसे कि मैं आंखों के लिए कर रहा हूँ, पहले एक बेस लेयर बना रहा हूँ मैं एच बी पेंसिल की मदद से। ठीक है, वो बेस लेयर बन जाती है, उसके बाद मैं डार्क एंड लाइट फाइंड करूँगा, उसके बाद मैं वैल्यूज़ को फाइंड करूँगा यहाँ पे। ओके, तो ये पहला फंडा है, इस पॉइंट को लिख लो यहाँ पे। हमको एक बेस लेयर चाहिए टू वर्क ऑन। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे एक
ब्रश ले रहा हूँ, इसको हम फिल्बर्ट ब्रश बोलते हैं, आगे से राउंड होती है। ओके, ये सबसे बेस्ट रहती है ब्लेंड करने के लिए। एक लेयर जैसे ही होती है, इसको हल्का हल्का मैं ब्लेंड करूँगा। अब ब्लेंडिंग करते टाइम आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा घिसो नहीं ब्रश को। मेरे को देखो किस तरीके से मैं स्लो कर रहा हूँ, बहुत हल्के हाथों से। हमको ना पूरा ऐसे मिक्स नहीं करना होता हर एक चीज़ को, ऊपर ऊपर से हल्का सा किया, दैट्स इट। इतना ही मतलब होता है ब्लेंडिंग का। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ब्लेंडिंग करते टाइम ना सारा का सारा खेल ब्लेंडिंग का ही होता है। मेरी ना ब्लेंडिंग अच्छी नहीं हो रही सर, मेरे को ना ब्रश कोई अच्छी सजेस्ट कर दो। बट एक्चुअल में बात कभी भी ब्लेंडिंग की होती ही नहीं है। बात हमेशा उसके पीछे की लेयर की होती है, जिसको हम रेंडरिंग भी बोलते हैं। तो जो आप शेडिंग करते हो ना, या फिर रेंडरिंग, वो इम्पोर्टेंट है। वो अगर आपने सही कर ली तो एक्चुअल में बात बनेगी। अदरवाइज आप कितनी ही अच्छी ब्लेंड कर लो, कितना ही स्मूथ ब्रश ले लो, मेकअप ब्रश का यूज़ कर लो, वो इतना स्मूथ ब्लेंड आएगा ही नहीं। एक बार फर्स्ट लेयर हो जाती है, अब मैं यहाँ पे वैल्यूज़ को फाइंड करूँगा। अब वैल्यूज़ को बहुत ध्यान से समझना, मैं यहीं पे कुछ मार्किंग के थ्रू करके दिखाऊंगा आपको। वैल्यूज़ का सिंपल सा मतलब होता है डार्क एंड लाइट। ओके, क्या मतलब होता है डार्क एंड लाइट? कोई चीज़ कितनी डार्क है, कोई चीज़ कितनी लाइट है। इस पोर्ट्रेट के अंदर चेक करो, सबसे डार्क कौन सा हिस्सा दिख रहा है आपको? आंखें एंड हेयर्स, है ना, दिख रहे हैं? आंखों को स्क्विंट करके देखो, मतलब कि आधा बंद करके देखो ऐसे। आपको फील होगा कि अरे हाँ, हेयर्स तो डार्क लग रहे हैं और आंखें भी डार्क लग रही है। तो इनको ना हम सबसे डार्क मानेंगे, इन एरियाज़ को। अब हमको इसी तरीके से 4 वैल्यूज पोर्ट्रेट के अंदर फाइंड करनी है शुरुआत में। ओके, मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो 4 वैल्यू में सबसे पहली वैल्यू हमारी हेयर्स है, जो कि सबसे डार्क रहेगी। अब हमको इससे थोड़ी सी लाइट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या दिख रहा है लाइट आपको? देखो देखो, बैकग्राउंड लग रहा है ना? बट अभी बैकग्राउंड को इंक्लूड नहीं करेंगे हम, बैकग्राउंड के साथ ही हमको फेस की जो ये डार्क वाले हिस्से हैं ना, वो लग रहे हैं। मतलब मैक्सिमम डार्क, उससे थोड़ा सा लाइट ये वाले हिस्से लग रहे हैं, ये मैं मार्क करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये आ गई नंबर 2 की वैल्यू। अब इससे और लाइट हमको जाना है। और लाइट क्या दिख रहा है? फेस का ये वाला हिस्सा लग रहा है लाइट, है ना? उससे लाइट नंबर 3 की वैल्यू होगी। अब नंबर 4 पे हम देते हैं हाईलाइट्स, जो कि बिल्कुल वाइट है, मतलब यहाँ पे जो हमको दिख रही है लास्ट में। उसके लिए हम आंखों का अंदर वाला एरिया को इंक्लूड कर सकते हैं और टीथ को इंक्लूड कर सकते हैं, है ना? इस तरीके से हम ना 4 वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना कि जब भी आप पोर्ट्रेट बना रहे हो, सबसे पहले वैल्यूज़ ग्रुपिंग करो। ओके, हमको वैल्यू ग्रुप करना होता है सबसे पहले। तो हमने यहाँ पे वैल्यू ग्रुप कर लिया, अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। देखो, सबसे बड़ी होती है वैल्यूज़, उसके अंदर शेडिंग आती है। तो यहाँ पे मैं शेडिंग कर रहा हूँ। मतलब वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली, अब शेडिंग करने के कई तरीके होते हैं। आप रेंडरिंग कर सकते हो, ब्लेंडिंग कर सकते हो, आप हैचिंग कर सकते हो, क्रॉस हैचिंग कर सकते हो, स्टिपलिंग हो सकती है, बहुत सारे तरीके हैं। बट यहाँ पे मैं रेंडरिंग के साथ ब्लेंडिंग का यूज़ करूँगा, वो वैल्यूज़ को अचीव करने के लिए। अब हमारे दिमाग में दो चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है वैल्यू, दूसरी चीज़ है कौन सा शेडिंग मेथड हमको अप्लाई करना है। वैल्यू हमको पता है कि आंखों को और हेयर को सबसे डार्क हमको लेके जाना है, बाकी वैसे वैसे करेंगे। अब तरीका कौन सा यूज़ करेंगे? हम ब्लेंडिंग वाला तरीका यूज़ करेंगे। ठीक है, अब करते हैं स्टार्ट। ठीक है, इसी तरीके से आप देखो, आंखों का अंदर वाले हिस्से को मैंने डार्क कर दिया। सिंपल। कैसे कर रहा हूँ, कैसे टेक्निक लगा रहा हूँ, वो चीज़ आप ग्रिप के थ्रू चेक कर सकते हो। ठीक है, कभी हमको लाइट करना होता है तो पेंसिल को दूर से ग्रिप कर लेता हूँ मैं। मुझे डार्क शेड करना होता है तो पेंसिल को थोड़ा पास से मैं पकड़ लेता हूँ। और डार्क शेड के लिए आप डार्क पेंसिल का ही यूज़ करना हमेशा। कभी भी हल्की पेंसिल से डार्क बनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि फिर वो पैचेस हो जाते हैं। ओके, यहाँ पे मैं कुछ कॉम्बिनेशंस यूज़ कर रहा हूँ, मैं बता देता हूँ। सबसे लाइट एरिया के लिए मैं HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। मीडियम एरिया के लिए मैं 6B का यूज़ करता हूँ। एंड सबसे डार्क एरिया के लिए मैं 8B का यूज़ करता हूँ। ठीक है, बीच वाली जो पेंसिल्स है वो मैं स्किप कर देता हूँ। हो सकता है आपके केस में यूज़ हो जाए। ओके, तो आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो, एज सच मेरे वाला कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक्सपेरिमेंट करो, मैंने भी काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया, तब मुझे ये चीज़ ठीक लगी मेरे हिसाब से, तो मैं वो चीज़ कर लेता हूँ। तो मैंने वही बताया, एज सच कंपलसरी कुछ भी नहीं है। मैंने बोला कि HP के बाद मैं 6B यूज़ करूँगा, तो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बीच में 2B भी यूज़ हो जाती है कई बार। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये पूरा जो
वीडियो है, पूरा कोर्स जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ यहाँ पे, एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा शेडिंग को लेके। अगर आपके डाउट ड्राइंग से लेके आपको लग रहा है कि सर पोर्ट्रेट मेरे से बनेगा नहीं, आउटलाइन आपने कैसे बनाई, ठीक है, तो आप मेरी पुरानी वीडियो ज़रूर चेक करना। वहाँ पे मैंने लूमिस मेथड से भी बना के दिखाया, वहाँ पे मैंने ब्लॉकिंग से भी बना के दिखाया। एक वीडियो ऐसी भी है जहाँ पे मैंने मेज़रमेंट करके बना के दिखाया है। ठीक है, सभी वीडियोज़ एक प्लेलिस्ट में है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, एज़ वेल एज़ मैं आई बटन में भी शेयर करने की कोशिश करूँगा। अगर वहाँ नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको ज़रूर मिलेगा। तो ड्राइंग के लिए आप पुरानी वीडियोस चेक कर सकते हो। वैल्यूज़ शेडिंग वाला जितना भी कॉन्सेप्ट है ये पूरा कोर्स में कवर करूँगा मैं। कॉन्सेप्ट वही है, आपको दिमाग में सिर्फ वैल्यूज़ रखनी है। जो एरिया सबसे डार्क दिख रहा है वहाँ पे आप डार्क कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे 8B पेंसिल का यूज़ करके अब डार्क कर रहा हूँ आँखों को। ठीक है, बट एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखो कि जितना वहाँ पे मतलब कि रेफरेंस में जितना डार्क दिख रहा है, ज़रूरी नहीं है पहली लेयर में या दूसरी लेयर में आप उतने डार्कनेस पे पहुँच जाओ। कई बार इसी चीज़ की वजह से आर्टवर्क ख़राब हो जाता है कि हम शुरुआत में उतनी डार्कनेस करने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत में उतनी डार्कनेस करने की कोशिश मत करना। जितनी डार्कनेस होती है, जैसे मैं करके दिखा रहा हूँ, हल्की हल्की उतनी करो, ठीक है, कि वो एक डार्क भी लगे और आप उसको बैलेंस भी कर पाओ। फिर बाद में कई लेयर करते 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 उस लेवल की डार्कनेस तक आप पहुँच सकते हो। ये होता है एक्चुअल सही तरीका। शुरुआत में अगर आप सोचोगे अरे मेरा तो उतना डार्क नहीं दिख रहा, मैं और पेंसिल को डार्क चलाता हूँ यहाँ पे, तो वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, बाद में वैल्यूज़ को जब हम बैलेंस करते हैं तो बैलेंसिंग भी नहीं हो पाएगी वैल्यूज़ की। ये कुछ कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वैल्यूज़ का। वैल्यूज़ के अंदर वैल्यूज़ ग्रुपिंग हम करते हैं, वैल्यूज़ ग्रुपिंग हो जाने के बाद फिर हम वैल्यूज़ बैलेंस करते हैं कि एक दूसरे के कंपैरिजन में वैल्यू सही तो बैठ रही है ना, पोर्ट्रेट सही लग रहा है क्या नहीं। ओके, ये स्टेजेस होती है। और वैल्यूज़ के अंदर क्या आता है, वैल्यूज़ के अंदर शेडिंग आती है। वैल्यूज़ एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर हम शेडिंग सीखते हैं। शेडिंग करने के कई तरीके होते हैं। इतना समझ में आया, इस चीज़ के नोट्स ज़रूर बनाते रहना। मैं आप सभी के लिए कंप्लीट कोर्स बना रहा हूँ इसीलिए। ओके, ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को ना डीपली समझ जाओ एंड इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। ये जो रेफरेंस है जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरे पिंटरेस्ट अकाउंट पे आपको मिल जाएगी इस नेम के साथ, एज वेल एज मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा देता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके डायरेक्टली प्रैक्टिस कर सकते हो। एक चीज़ मैं और रिकमेंड करना चाहूँगा आप सभी को, अगर आप बिल्कुल बिगिनिंग लेवल पे हो, मैं कुछ स्टेजेस यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। अगर आप बिल्कुल बिगिनिंग पे हो तो आप प्रिंट आउट से काम करना। ठीक है, प्रिंट आउट ज़रूर निकलवाना जैसे कि मैं कर रहा हूँ। अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो, आपको एटलीस्ट लूमिस से ड्रॉ करना आता है, पोर्ट्रेट समझ पाते हो, तो आप फ़ोन से भी कर सकते हो ट्राई। ठीक है, और आप बिल्कुल अच्छे लेवल पे काम कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप हमारे कांटेक्ट में रहें। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एज वेल एज़ मैं कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, वहाँ पे आप डायरेक्टली हमारे साथ कांटेक्ट में रह सकते हो फॉर द फ्यूचर अपडेट्स। ये जो पूरी प्रोसेस है बहुत स्लो है, तो ऐसा मत समझना कि मैंने तो बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दिया, क्या मैं भी 1 से 1.5 घंटे में कंप्लीट कर पाऊँगा क्या? ऐसा नहीं होगा। ओके, टाइम लगता है इन चीज़ों में। मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप एटलीस्ट 1 हफ्ता दो, ठीक है, प्रॉपरली शेडिंग को समझने के लिए। आराम से 2 से 3 घंटा आँखों को समझो, धीरे धीरे लेयर बाय लेयर शेडिंग करो। ओके, यहाँ पे मेरे को खुद 3 से 4 घंटे लगे हैं इस शेडिंग को कवर करने में। जो ऐसे सीन्स है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, जहाँ पे मैं बार बार लेयर कर रहा हूँ, ब्लेंडिंग कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे स्किप किया है। एज वेल एज जो मैं छोटी मोटी चेंजेस करता हूँ, कभी आंखें मुझे लग रही है कि छोटी बननी चाहिए, थोड़ा इरेज करके थोड़ा उसको बड़ा कर दिया, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है मैं काफ़ी देर तक सिर्फ देखता रहता हूँ इस आर्ट वर्क को, तो वो पार्ट मैंने स्किप किया है यहाँ पे, ताकि आप सभी को पूरी वैल्यू मिल सके। एंड जो पार्ट मुझे ऐसा लगता है कि आप कर लोगे, ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर लोगे, या मैं बोल के ही बताऊंगा तो आप समझ जाओगे, ठीक है, वो वाला पार्ट यहाँ पे नहीं है। दैट इज़ वाई ये आपको 1 से 1.5 घंटे का पूरा कोर्स मिलेगा शेडिंग का। लेकिन इसको एक्चुअल में कंप्लीट करना है मुझे 4 से 5 घंटे आई थिंक लगे होंगे, मैंने काउंट नहीं किया। ठीक है, 1.5 घंटे की तो वीडियोज़ ही हैं, एंड उसके ऊपर ही मैंने काफ़ी सारा वर्क किया है इस पर। वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करने में टाइम लगता है, पेंसिल पे कंट्रोल लेके आने पे टाइम लगता है,
ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि एक बार में आपका कंट्रोल भी आ जाएगा पेंसिल पे। कभी कभार ऐसा भी होगा कि एक बार में ना शेडिंग बहुत ज़्यादा डार्क भी हो जाएगी आपसे कई बार, या फिर कई बार बहुत लाइट जाएगी, है ना। उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए भी धीरे धीरे टाइम लगता है। और एक बार फ्लो बन जाता है तो कंटिन्यूसली काम करना कई दिनों तक। ऐसा मत करना कि रख दिया काम करके फिर 10-12 दिनों के बाद दोबारा स्टार्ट कर रहे हो, तो वो फ्लो नहीं बनता, मसल मेमोरी में इंक्लूड नहीं होती वो चीज़ें। ठीक है, धीरे धीरे आप देखो, मैंने ना अच्छे से मिक्स किया है इसको एंड एक लेयर और करी थी। अब वैल्यूज़ आसपास आ रही है जो हमारी रेफरेंस है उसके। ठीक है, पेंसिल को मैं हमेशा शार्प रखता हूँ, जैसे कि आईब्रोज़ के एक एक हेयर बनाने के लिए एंड आई लैशेज बनाने के लिए, आई बॉल का जो अंदर वाला डार्क हिस्सा है उसको कवर करने के लिए, इन सब के लिए पेंसिल को शार्प रखना ज़रूरी है। और डार्क एरिया के लिए मैं एक डार्क पेंसिल का यूज़ करता हूँ, प्रेशर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता मैं किसी भी शेडिंग करते वक्त। तो आपको भी यही ध्यान रखना है कि आप प्रेशर ना यूज़ करो, आप पेंसिल को ही डार्क डार्क वाली पेंसिल ही यूज़ कर लो, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगी। अब यहाँ पे कुछ छोटी छोटी चीज़ें और मुझे इम्प्रूव करनी है, वो यहाँ पे करते हैं। अब यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो आइज़ वाला पार्ट कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, ऑलमोस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ना लास्ट में थोड़ी बहुत अमेंडमेंट की चेंजेस हमेशा होते हैं, अमेंडमेंट की चीज़ें होती ही होती है। ठीक है, हम लास्ट में चेंज ज़रूर करते हैं, फिर थोड़ा बहुत एनहेंस करते ही हैं। तो कोई भी चीज़ ना, जब भी आप पोर्ट्रेट कर रहे हो या कुछ भी शेडिंग कर रहे हो तो उसको कंप्लीट मत समझना कभी भी। ये सबसे बड़ी गलती हम कर देते हैं। आपको हमेशा एक स्पेस रखना है कि हाँ मुझे ना इसको चेंज करना पड़ सकता है, थोड़ा बहुत और एनहेंस करना पड़ सकता है। ठीक है, एक बार एक सर्टेन लेवल तक हम इसको अचीव कर लेते हैं, उसके बाद ना मैं नेक्स्ट वैल्यू पे शिफ्ट करूँगा। सबसे डार्क वैल्यूज़ हमने आइज़ एंड हेयर्स को माना था, उससे लाइट ये सारी वैल्यूज़ थी जो मैं अब अचीव करके दिखा रहा हूँ। फेस के अंदर देखो, ये वाले हिस्से को मैंने मार्क किया था, है ना। और ये अपनी सेकंड नंबर की वैल्यू थी, तो इसी को मैं अब यहाँ पे अचीव कर रहा हूँ। एक चीज़ अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि सर मिक्सिंग कैसे करें, स्मूथ नहीं दिख रहा, स्मूथ कैसे करें। मैं आपको बोलता हूँ शुरुआत में स्मूथ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में सिर्फ वैल्यूज़ को समझो, वैल्यूज़ की ग्रुपिंग को समझो और उसी तरीके से शेड करने का कोशिश करो। ओके, एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, अगर वो चीज़ एक बार अचीव हो जाती है उसके बाद इसी कोर्स के अंदर एंड में मैं आपको वो चीज़ शेयर करूंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले मुझे भी देखो कि मैं ना ब्लेंडिंग पे इतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं सेपरेट रख रहा हूँ हर एक चीज़ को। नाक वाले हिस्से में अलग से वो बॉर्डर छोड़ के मैंने शेडिंग किया। ये वाली जो आँख है लेफ़्ट वाली, ठीक है, इसके नीचे देखो किस तरीके से मैंने स्पेस छोड़ा है लाइट वैल्यू के लिए। ठीक है, लाइट वाले हिस्से के लिए। अब फोर हेड में मैं कर रहा हूँ, फोर हेड में भी लेफ़्ट वाली जो साइड है इस तरफ, है ना, ये पूरा मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। मैं कोई अभी स्मूथ करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मिक्स करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वो वैल्यू को देखा, उसकी शेप देखी। ठीक है, उस तरीके से एक हल्की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी। हाँ, एक चीज़ है जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, वो है वैल्यूज़ को काफ़ी हल्का रखना, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है अभी हमको। धीरे धीरे हम बढ़ाते हैं, जैसे कि आँखों के लिए क्या किया था, सबसे पहले एक एक लेयर बनाई थी, सबसे पहले उसके ऊपर काम होता है। तो यहाँ पे भी अभी हम वाइट पेपर पे काम कर रहे हैं, तो मैं पहले एक बेस लेयर तैयार कर रहा हूँ यहाँ पे। समझे, इस प्रोसेस को याद करो, इसको नोट डाउन कर लो, ये बहुत काम आने वाली है। सबसे पहले एक लेयर बनती है हमेशा, कोई भी नया एरिया स्टार्ट करोगे पहले एक हल्की लेयर बनानी है। डायरेक्ट वाइट पेपर पे स्टार्ट नहीं करना है आपको। उसके बाद अगला काम होता है वैल्यूज़ को समझना। ठीक है, फिर हम वैल्यूज़ ग्रुपिंग करते हैं। फिर उसके बाद जो मिक्सिंग है, ब्लेंडिंग है, डार्क करना है, लाइट करना है, डिटेल करना है, उसके बाद ये सारी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे एक नया एरिया में स्टार्ट कर रहा था, फोर हेड बिल्कुल वाइट था तो पहले मैंने एक बेस बनाया। इसी तरीके से आंखों के नीचे वाला हिस्सा, गाल वाला एरिया, वो भी एकदम वाइट है, उसके लिए भी पहले मैं एक बेस बनाऊंगा। ठीक है, एक बार बेस रेडी होता है फिर मैं समझूंगा कि अरे यहाँ पे थोड़ा डार्क होना चाहिए, यहाँ थोड़ा मुझे लाइट करना है ना, यहाँ मुझे थोड़ा सा और हाईलाइट देना पड़ेगा क्या। फिर मैं ये चीज़ें समझूंगा। मैंने आपको पेंसिल बताई, मैं आपको पेपर भी बता देता हूँ। ये पेपर मेरी एक स्केच बुक का है। ठीक है, स्केच बुक में मैंने इसका ड्राइंग किया था, उसको ही स्केच बुक से अलग करके अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो स्केच बुक में आई थिंक 160 GSM का शीट है, ये कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। ठीक है, नॉर्मल सी शीट है, अराउंड 140 GSM से ऊपर की कोई भी शीट आप यूज़ कर सकते हो। एक मीडियम सरफेस की शीट मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, ना तो ज़्यादा स्मूथ होती है ये ना ज़्यादा रफ़ होती है।
ओके, तो इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हो कि मीडियम ग्रेन का यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फोर हेड की एक लेयर मैंने तैयार करी बहुत धीरे। ठीक है, ये पूरी वीडियो को मैंने रियल टाइम रखा है आपके लिए, ताकि आप ये ना समझो कि बहुत जल्दी 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 होता है। ओके, आप कोशिश करना मेरी स्पीड को मैच करने का। मैं देखो कितना स्लो कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए फास्ट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए स्लो हो सकता है, बट आपके लिए जैसा भी है, मेरे को एक बार ध्यान से ऑब्जर्व ज़रूर करना कि मैं कितना स्लो कर रहा हूँ। करने का मैं बहुत फास्ट कर सकता हूँ, फटाफट फटाफट चीज़ें कर सकता हूँ, बट जैसा मैंने वीडियो आप सभी के लिए बनाई है जो बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं या फिर शेडिंग को अच्छे से समझना चाहते हैं बिल्कुल शुरुआत से। ठीक है, तो उन लोगों के लिए भी ये चीज़ ज़रूरी है कि वो इस चीज़ को भी समझें कि स्लो चलना भी ज़रूरी है। ठीक है, ये स्लो जो हम शेड करते हैं ना, ये भी पार्ट है समझने का, अच्छा शेडिंग कर पाने का। हल्की बहुत जहाँ पे मुझे डार्क लग रही है वहाँ पे मैं नीडेबल इरेजर का भी यूज़ कर रहा हूँ। ओके, नीडेबल इरेजर भी यूज़ करनी है आपको, बहुत सही टूल है, एक आर्टिस्ट के पास हमेशा होनी ही चाहिए। एक लेयर हो जाती है, फिर अपन ब्लेंड करेंगे उसको। ठीक है, ब्लेंडिंग के बाद फिर अब वैल्यूज़ को लेके हम काम करना स्टार्ट करेंगे। अब ब्लेंडिंग को भी यहाँ पे देखो, मैं ऐसे रैंडमली नहीं कर रहा हूँ। इस चीज़ को ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है ये। देखो, रैंडमली कुछ भी नहीं चल रहा, बहुत हल्के हाथों से मैंने ब्रश को पकड़ा है, और जिस डायरेक्शन में फोर हेड है उस डायरेक्शन में मैं हल्का हल्का कर रहा हूँ, बहुत स्लो। ठीक है, बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा मिक्स। आंखों के नीचे वाला हिस्सा भी देखो, जिस डायरेक्शन में दिख रहा है उस डायरेक्शन में ही कर रहा हूँ। आपको एक बार उसी डायरेक्शन में करना है, एक बार अपोजिट डायरेक्शन में करना है। इसको भी नोट डाउन कर लेना, ये पॉइंट मैं बार बार इसलिए बताता हूँ ताकि आप नोट डाउन कर पाओ, नहीं तो बाद में दिमाग से स्किप हो जाते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्शन को देखना है, एक बार तो उसी डायरेक्शन में करो, दूसरी बार अपोजिट डायरेक्शन में करो। मेरे को देखो किस तरीके से, एक बार उसी डायरेक्शन में कर रहा हूँ, दूसरी बार एक अपोजिट डायरेक्शन में कर रहा हूँ, ताकि ना वो मिक्स अच्छे से हो जाए। एक तो सेम डायरेक्शन फिर अपोजिट डायरेक्शन में ना क्रॉस में ब्लेंडिंग हो जाती है, तो बहुत ही अच्छे से स्मूथ मिक्सिंग हो जाती है। ओके, जो ब्रश का भी आप यूज़ करोगे वो भी बहुत पतली मत यूज़ करना। हालांकि पतली ब्रश का मैं यूज़ कर रहा हूँ, बट बिल्कुल बाद वाली स्टेज में यूज़ करता हूँ मैं। ओके, ज़्यादा डिटेलिंग के लिए टॉम्बो मोनो इरेजर का भी यूज़ कर सकते हो आप, वो भी मैं करके दिखाऊंगा, वो खासकर डिटेलिंग वाले पार्ट में आती है, वो शुरुआत की स्टेज में मत यूज़ करना। ओके, शुरुआत में आप नीडेबल इरेजर का ही यूज़ करना, वो ही सबसे बेस्ट रहेगी। एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। आप कितने ही ये रूल लगा लो शेडिंग वाले, जो मैं जितने भी मैंने आपको यहाँ पे अभी तक शेयर किए हैं, ठीक है, कितने ही लगा लो, कितने ही स्लो काम कर लो, कितने ही अच्छे से शेडिंग कर लो, जब तक आपकी ड्राइंग सही नहीं है, आपके प्रोपोर्शन सही नहीं है, आँख नाक मुंह सही जगह नहीं रखा, वो फेस जैसा है वैसा नहीं लग रहा, तब तक शेडिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, तब तक शेडिंग में मज़ा आएगा नहीं। ठीक है, ये रूल तभी अच्छे लगते हैं, तभी आप सही से यूज़ कर पाओगे जब पिछली लेयर सही है, यानी कि ड्राइंग सही है। आपने आँखों को सही से ऑब्जर्व करके बनाया है, नाक को सही से बनाया है, आँखों को सही से बनाया है ना, और हर एक लाइन को बहुत हल्का रखा है ताकि बाद में शेडिंग में डिस्टर्ब ना करे, तब जाके शेडिंग बहुत अच्छी लगती है। ये गोल्डन रूल है, और ये बहुत मैंडेटरी रूल भी है, ये दुनिया की सच्चाई है। ओके, यूनिवर्सल ट्रुथ आप बोल सकते हो कि भाई जब तक ड्राइंग सही नहीं होगी तब तक शेडिंग में भी कोई मज़ा नहीं आएगा। आप कितना ही अच्छा शेडिंग सीख लो, कितना ही आपको आते हो शेडिंग करना, जब तक ड्राइंग नहीं कर रहे ना सही, तब तक वो चीज़ बात नहीं बन सकती। हाँ, एक केस में चीज़ हो सकती है, अगर आप ग्रिड का यूज़ करके बना रहे हो, ग्रिड से ड्राइंग बना लिया, उसके बाद इन शेडिंग के रूल्स को अप्लाई कर रहे हो, तब आपका आर्टवर्क बहुत अच्छा निकलेगा। और ग्रिड के अंदर भी ऐसा नहीं है कि ग्रिड आपने बना ले तो ऑटोमेटिकली बन जाती है, ग्रिड में भी आपको ऑब्जर्व तो करना ही पड़ता है। ठीक है, ग्रिड ड्राइंग में ऑब्जर्वेशन लगती है, अगर ग्रिड में भी ऑब्जर्व नहीं किया तो पोर्ट्रेट फिर से ख़राब बन जाएगा। ओके, वहीं पे फ्री हैंड में तो लगती ही लगती ऑब्जर्वेशन है। तो सारा खेल पिछली लेयर का भी है यहाँ पे। ये पोर्ट्रेट तभी अच्छा लगेगा जब मैंने ड्राइंग सही करी होगी। अब मान लो
इस पोर्ट्रेट का माथा बहुत चौड़ा बना देता मैं, आंखें बहुत छोटी छोटी हो जाती, नाक बहुत लंबा कर देता मैं, है ना, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता। तो मैं कितने ही आर्ट के, कितने ही आपको ड्राइंग के या फिर वैल्यूज़ के कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा दूँ, ठीक है, तो वो मज़ा नहीं आता। ठीक है, वो एक्चुअल बात लगती भी नहीं यहाँ पे। तो इसीलिए पॉइंट भी मेरे को शेयर करना ज़रूरी था आपके साथ। ये रूल तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेक श्योर कि आप इस चीज़ से अवेयर हों कि आपका ड्राइंग वाला पार्ट सही होना ज़रूरी है, तब जाके ये सारी चीज़ों पे मज़ा आएगा काम करने में। और अगर आपको फील होता है कि नहीं मुझे पहले ड्राइंग सीखनी चाहिए, तो जैसा मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक लगा दिया है, उसको देख लेना। बट एक बार इन कॉन्सेप्ट को ढंग से नोट डाउन कर लो अपने डायरी में, फिर बाद में उन वीडियोस को देखना, फिर आप दोनों को अच्छे से यूज़ कर पाओगे। नहीं तो इतनी लंबी वीडियो में पॉइंट स्किप हो जाता है, पता नहीं लगता। ठीक है दोस्तों, मैंने चैप्टर्स भी बनाए हैं इसके अलग से डेडिकेटेड। तो अगर आप इतनी लंबी वीडियोस नहीं देख पाते हो तो आप चैप्टर वाइज देख सकते हो। ठीक है, इसी वीडियो के अंदर आपको मिलेंगे चैप्टर्स लगे हुए। ये पहला पार्ट है इसका आइज़ वाला, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होएगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट पार्ट, ऐसे स्टार्ट होने वाला है, इसी वीडियो के अंदर रहेगा, कोई अलग वीडियो नहीं है। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगता है एंड आपको ये फील होता है कि मैं आपको सिखा सकता हूँ या आप मेरे से सही से सीख पाओगे, तो आप हमसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो, मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, जितनी भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं मेरी वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी हैं। ओके, एज वेल एज ना पिंड कमेंट में भी आपको मिलेगी मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वहाँ पे डायरेक्टली आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो एंड आई विल गाइड यू पर्सनली। जिससे कि होगा क्या, जो भी आपकी एक्चुअल में प्रॉब्लम आ रही होगी उसको मैं समझ पाऊँगा, देख पाऊँगा एंड उसका एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाऊँगा, ताकि जो लोग सीरियस है, सच में बहुत आगे तक जाना चाहते हैं एंड किसी भी रैंडम वीडियो के भरोसे नहीं रहना चाहते, उन लोगों की मदद हो पाए। पार्ट 2, नोज़। सो अब नोज़ को बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि एक बेस लेयर मैंने लगा दी है ऑलरेडी। अब बेस लेयर के ऊपर हम फाइंड करेंगे कि कौन सा एरिया डार्क जा रहा है, कौन सा एरिया लाइट जा रहा है उससे। ओके, ये हम फाइंड आउट करने वाले हैं। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि एक बेस लेयर होनी चाहिए। अगर बेस लेयर नहीं है तो डायरेक्टली करोगे तो एकदम फ्लैट लगेगा आपका पोर्ट्रेट। एक ये रीज़न भी होता है कि आपका पोर्ट्रेट फ्लैट लगता है। तो जो लोग पूछते हैं ना कि सर फ्लैट लग रहा है, वो बात नहीं आ रही, रियलिज्म अचीव करना है मुझे, तो ये जो प्रोसेस है इसको आपको रेगुलरली फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके मसल मेमोरी में फीड होंगी ये बातें। ओके, पेंसिल यहाँ पे मैं एचबी का यूज़ करूँगा, धीरे धीरे डार्कनेस बढ़ाएंगे। अब जो स्किन का टेक्सचर होता है ना, वहाँ पे वैल्यूज़ धीरे धीरे चेंज करती है, ऐसा नहीं होता एकदम सडनली चेंज हो गया। ओके, खासकर इस वाले पोर्ट्रेट के अंदर तो मुझे यही दिख रहा है। किसी फेस के अंदर साइड लाइटिंग होती है या फिर ड्रामेटिक लाइटिंग होती है, वहाँ पे सडनली चेंज हो जाता है। नोज़ के बगल में एक डार्क शेडो आ रही है ना, वहाँ पे हम चेंज कर लेंगे। बट इस पोर्ट्रेट के अंदर जैसे कि फॉर्म शेडो का यहाँ पे, फॉर्म लाइटिंग का यहाँ पे यूज़ किया गया है, तो धीरे धीरे ट्रांजिशन बन रही है, एकदम से सडन चेंज नहीं है कहीं पे भी। तो उसी को अचीव करने के लिए मैं एक लाइट पेंसिल का यूज़ करूँगा, जो कि एचबी का यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत बारीकी से पेशेंस के साथ अपने को काम करना है। नोज़ के नीचे वाला जो हिस्सा है वो आइज़ के बराबर मुझे फील हो रहा है, तो उसको ही मैं उतना ही डार्क करूँगा। देखो, शुरू की स्टेज में हमने आंखें और हेयर को हमने सबसे डार्क माना था। ये छोटे छोटे जो पार्ट है ना, नाक के नीचे वाला, लिप्स के उस कॉर्नर वाला पार्ट, ये भी उतने ही डार्क हैं। बट स्टार्टिंग में हम इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे किसी भी चीज़ को। ठीक है, स्टार्टिंग में कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना होता, इसलिए हम बड़े बड़े हिस्से देखते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे जब हम डिटेल में जाएंगे तो उनको भी उसके अंदर इंक्लूड कर लेंगे हम। जैसे कि नोज़ का नीचे वाला हिस्सा मैंने यहाँ पे रखा। इसी तरीके से अब नोज़ के अंदर भी अगर हम देखें तो साइड वाले हिस्से में हल्की हल्की डार्कनेस है, बीच में एक हाईलाइट है, फिर से लाइट होता हुआ जा रहा है। एक लेयर कंप्लीट होने के बाद आप एक काम कर सकते हो, हर एक नई लेयर के साथ आप ब्लेंडिंग ज़रूर करो। एक लेयर हुई, हल्की सी ब्लेंड कर दिया ताकि समझ में आ जाए। ये चीज़ मैं पहले काफ़ी फॉलो करता था एंड इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली है। तो यस, आप ना लेयर बाय लेयर करना चीज़ों पे काम। एक बार लेयर किया, फिर उसको ब्लेंड कर दिया, चेक किया कि एकदम सही आ रहा है या नहीं आ रहा, है ना। इस तरीके से काम करना है आपको। हल्का हल्का मैं लिप्स वाले पार्ट को भी कवर कर रहा हूँ ऑलमोस्ट। नोज़ वाला हिस्सा इतना ही करना था, ज़्यादा उसमें नहीं जाना। ठीक है, खासकर जो स्किन वाले पार्ट है, नोज़ हो गया,
चिक हो गए, चिन हो गया, है ना, गाल वाला हिस्सा बेसिकली फोरहेड हो गया, यहाँ पे ना ज़्यादा लेयरिंग की ज़रूरत नहीं होती है अपने को। ठीक है। जब भी आपको ऐसा फील हो कि नहीं बन रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, शेडिंग तो अच्छी हो ही नहीं रही, 2-3 बार आपने मिटा दिया, तो आपको एक चीज़ को फॉलो करना है। आपको ना फेस में एक चीज़ पे नहीं रहना है बनाते हुए। जैसे कि अगर मैं नाक बना रहा हूँ तो सिर्फ नाक पे ही काम नहीं करूँगा मैं। थोड़ा नाक बनाया, मुझे ऐसा फील हुआ कि ये इतना बेटर नहीं बन रहा है, तो मैं शिफ्ट हो जाऊंगा लिप्स के ऊपर, जैसा कि अभी कर भी रहा हूँ मैं। थोड़ा सा लिप्स बनाया, फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ अब मैं नाक पे काम कर सकता हूँ, तो दोबारा से नाक पे काम कर लिया। फिर मुझे बाद में ऐसा फील होगा कि नाक और लिप्स में भी और अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ मैं, फिर मैं थोड़ा थोड़ा आईज़ में डिटेलिंग ऐड करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से ना ट्रैवल करते रहना है पूरे फेस पे। कभी आँख पे काम कर लिया, कभी फोर हेड पे काम कर लिया, कभी नोज़ पे काम कर लिया, कभी लिप्स पे काम कर लिया, कभी ओवरऑल स्किन के हिस्से पे काम कर लिया। ठीक है, फिर हल्की हल्की हाईलाइट ऐड करना स्टार्ट कर दिया। ये चीज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा, रैदर देन कि एक ही चीज़ पे अटके हुए हो, उसी को ठीक कर रहे हो, उसी को मिटा रहे हो, ठीक कर रहे हो, मिटा रहे हो। इस तरीके से डिमोटिवेशन आएगा और एक दिन आप छोड़ दोगे पोर्ट्रेट। खासकर यही होता होगा बिगिनर लोगों के साथ, बनाते बनाते कई बार मिटा लिया, मोटिवेशन नहीं आ रहा, अब बनाने का मन नहीं कर रहा, है ना। मुझे कमेंट करके बताना कितने लोगों के साथ होता है ये। अब जब लेयर मुझे सही लगती है तो मैं ब्लेंडिंग करना स्टार्ट करूँगा हल्के हाथों से। ब्लेंडिंग का पर्पज़ बस इतना सा है कि जो रफ़ लाइंस है उनको हल्का हल्का मिक्स कर देना आपस में। ठीक है, जो अलग अलग वैल्यूज़ दिख रही है उनको आपस में मिक्स कर देना, बस इतना सा ही काम होता है। बिल्कुल ऐसे घिसना काम नहीं होता, या बिल्कुल ऐसे स्मूथ बना देना नहीं होता। स्मूथनेस रेंडरिंग से आती है। ठीक है, ब्लेंडिंग का काम तो सिर्फ आपस में वैल्यू को ब्लेंड कर देना है, जैसा नाम भी सजेस्ट कर रहा है। एक बार ये चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद आप नीडेबल इरेजर से हाईलाइट भी करोगे। ठीक है, हालांकि जो फाइनल हाइलाइट्स है वो हाइलाइट बाद की स्टेज है। ठीक है, बाद की स्टेज में आपको काम करना है, बट शुरू में भी हल्का हल्का बना लेना ताकि एक आइडिया रहे कि हाँ यहाँ पे ना बाद में जाके मुझे और हाईलाइट करनी है इसके अंदर। नहीं तो ऐसा होता है कि हम हाईलाइट बिल्कुल छोड़ देते हैं, शुरुआत की स्टेज पे भी नहीं बनाते, बाद में भूल जाते हैं, फिर बाद में समझ में ही नहीं आता, फिर रैंडमली हाईलाइट लगाना स्टार्ट करते हैं। ओके, और हाईलाइट को प्रायोरिटी मत देना। हाईलाइट से काम अच्छा लगता है, बट सिर्फ हाईलाइट से काम अच्छा नहीं लगता। ठीक है, इस लाइन को भी आप लिख लेना कि हाईलाइट तो बनाती है काम, बट उसके पीछे कई सारी चीज़ें चलती हैं, जब काफ़ी सारी चीज़ें सही हैं तब जाके हाईलाइट सही तरीके से वर्क करती है। ठीक है, नोज़ का काम ख़त्म हुआ, अब मैं नोज़ के नीचे वाले हिस्से में फिर से एक बेस लेयर दूंगा। इसी तरीके से जो गाल वाला हिस्सा है उसमें एक बेस लेयर दूंगा। ठीक है, एंड रेडी करूंगा लिप्स वाले हिस्से को, क्योंकि अब हम नेक्स्ट पार्ट में लिप्स को कवर करने वाले हैं। तो गाल वाले हिस्से में हल्का हल्का एक लेयर ऐड कर रहा हूँ, बहुत बारीकी से, पेशेंस के साथ। मेन चीज़ है आपका कंट्रोल, अगर कंट्रोल सही है तो आप धीरे धीरे पूरे फेस में वैल्यू सही बिठा दोगे। ठीक है, अगर कंट्रोल सही नहीं है, एक हिस्सा बन गया, दूसरे में शेड करने जाओगे वैल्यू अलग हो जाएगी, ऐसा लगेगा अरे अलग है ये तो, ये सेम सेम लगेगा ही नहीं आपको हिस्सा। इसीलिए ज़रूरी है कि आप कंट्रोल पे भी काम करो। अब कंट्रोल कैसे आएगा, आपको कई सारे शेडिंग करनी पड़ेगी, कई बार शेडिंग गलत करनी पड़ेगी। ठीक है, बार बार जब रिपीट पे काम करोगे ना तब जाके वो पेशेंस डेवलप होता है, तब जाके वो कंट्रोल आता है, हाथों को पता लगता है कि अरे हाँ इस तरीके से पिछली बार किया था, अब करूँगा तो सही आ रही है अब की बार मेरी वैल्यू। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, जो भी एक्स्ट्रा डार्कनेस या फिर वैल्यू मिसमैच लग रही है, उसको आप नीडेबल इरेजर की मदद से भी चेंज कर सकते हो। पार्ट 3, लिप्स। सो अभी तक हमने आईज़ को कंप्लीट किया, नोज़ को कंप्लीट किया, हालांकि पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है बट एक लेवल तक हमने अचीव कर लिया उसको। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं लिप्स। लिप्स को भी स्टार्ट करने से पहले हम इसका एक बेस रेडी करेंगे, जिसमें कि फ़र्स्ट लेयर हम बनाने वाले हैं यहाँ पे। ओके, तो फर्स्ट लेयर मैं एच बी पेंसिल से बनाऊँगा। एच बी पेंसिल से ही बनाता आया हूँ स्टार्टिंग से मैं फर्स्ट लेयर। ओके, और जैसा हमको ओवरऑल फेस की वैल्यूज़ दिख रही है, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2B पेंसिल का यहाँ पे यूज़ करूँगा डार्क करने के लिए।
अदरवाइज़ एचबी पेंसिल से ही हो जाएगा। ठीक है, एचबी पेंसिल से सारे लिप्स बन सकते हैं क्योंकि ज़्यादा डार्क वैल्यू नहीं है यहाँ पे, जैसा कि आइज़ के अंदर था। आइज़ में हमको काफ़ी ज़्यादा डार्क वैल्यू देखने को मिल रही थी, तो वहाँ पे पेंसिल भी बढ़ाई थी मैंने। अब नोज़ में इतनी डार्क नहीं मिल रही, हालांकि थोड़ा सा हिस्सा है बस, ठीक है, बट ओवरऑल नोज़ के अंदर इतनी डार्क नहीं है। वैसा ही लिप्स के अंदर भी अगर आप देखोगे तो लिप्स में भी थोड़ा सा ही हिस्सा है कॉर्नर वाला जो कि डार्क है। अदरवाइज़ पूरा लिप्स एक मिडिल टोन का है। ठीक है, तो मिडिल वैल्यू रहेगी यहाँ पे, ना ही ज़्यादा एकदम डार्क रहेगी, ना ही ज़्यादा एकदम लाइट रहेगी। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एच बी पेंसिल से। बेस लेयर ज़रूर देना है। अब यहाँ पे ना बेस लेयर ही आपकी हो सकती है कि फाइनल लेयर हो। कई बार वैल्यू इतनी ज़्यादा डल हो जाती है कि मतलब ज़्यादा डार्क नहीं होती, तो हमको ना एच बी पेंसिल फर्स्ट लेयर में वो फील आ जाती है कि अरे हाँ ये सही लग रहा है, उस जैसा ही लग रहा है। तो अगर वैसा सीन रहेगा तो हम यहीं पे इसको छोड़ देंगे, बट ऐसा नहीं है। अब ध्यान से देखो, जो लिप्स वाला पार्ट है उसमें ना कोई भी अलग से बॉर्डर नहीं होता। अक्सर बिगिनर क्या करते हैं, अलग से एक ना आउटलाइन बना देते हैं, लिप्स के नीचे भी लिप्स के ऊपर भी। अगर आप ध्यान से देखो अलग से कोई लाइन नहीं है, वो दिख रही है क्योंकि वैल्यू में चेंज है। तो हम यहाँ पे ना सिर्फ वैल्यू के हिसाब से करेंगे, हल्की सी शेडिंग देंगे एंड उसी को हम एज अ बॉर्डर की तरह यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो अलग से बॉर्डर मत बनाना जब भी आप लिप्स बनाते हो, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना। ओके, लिप्स में अक्सर यहीं पे प्रॉब्लम होती है, जब ड्राइंग करते हो ना तब भी आप एक अलग से बॉर्डर बना देते हो, ऊपर वाले लिप्स के लिए नीचे एक लाइन लगा दोगे, दांतों के लिए भी अलग से लाइन लगा दोगे। मेरे को देखो मैंने लाइन लगाई है बट बहुत ही हल्की मैंने यूज़ करी है। एक टिप मैं जो आपको दांतों के लिए देना चाहता हूँ, दांतों को जो दांत दिख रहे हैं उनकी आउटलाइन मत बनाओ। ठीक है, जो इनके नीचे डार्क वाला हिस्सा दिख रहा है ना, जो जो एरिया डार्क दिख रहा है, जो जो शेप आपको डार्क दिख रही है, उस शेप को बनाना है केवल आपको। ठीक है, वो शेप बन जाती है ऑटोमेटिकली, जो टिथ वाली फील आ जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आप हल्का हल्का दांतों के अंदर एक लेयर बना सकते हो। अब जैसा कि मुझे लगा कि लिप्स यहाँ तक ठीक हो गए हैं, अब मैं थोड़ा सा मूव कर रहा हूँ गाल वाले एरिया पे। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि ऑलरेडी मैंने पहले भी कवर किया, दोबारा से मैं बोलता हूँ, एक चीज़ पे मैं रुका हुआ नहीं रहता। लिप्स बनाए, थोड़े से बनाए, फिर मैं आगे बढ़ गया, थोड़ा सा और कुछ एरिया को करने लग गया, ताकि ना आंखें मेरी लॉक ना हो। क्योंकि ना आंखें एक जगह पे अगर हम ज़्यादा देर तक काम करते हैं तो लॉक हो जाती है, फिर वहाँ पे ना मिस्टेक दिखना बंद हो जाती है हमको, और वहीं से एक्चुअल प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, वहीं से इम्प्रूवमेंट के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए हमको ये ध्यान देना है कि हम ना एक जगह पे रुके ना रहे। अगर लिप्स बना रहे हो तो लिप्स बनाओ, उसको थोड़ा सा अचीव किया, फिर कुछ और पार्ट को बना लो, फिर घूम फिर के फिर दोबारा आओ, फिर आपको वहाँ पे गलतियाँ दिखेंगी एंड फिर उसको आप इम्प्रूव कर पाओगे। इसी तरीके से मैं कर रहा हूँ। लिप्स थोड़े से मैंने बनाए, दांतों को स्टार्ट करने से पहले मैं गाल वाला एरिया कर लूँगा, चिन वाले एरिया में एक बेस लेयर दे दूँगा, ताकि दिमाग थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाए एंड फिर जब मैं दोबारा से लिप्स को स्टार्ट करूँ तो और अच्छे से कर पाऊँ। अब यहाँ पे ना बीच बीच में मैं दूर जाके भी देख रहा हूँ, जब हम दूर जाते हैं तो हमको और भी ज़्यादा गलतियाँ दिखती है कि क्या लिप्स जिस पोजीशन पे होना चाहिए उसी पे रखा है मैंने या फिर नहीं, है ना। कई बार क्या होता है, वैल्यूज़ पास से तो सही दिखती है हमको, पर दूर जाके हमको लगता है अरे ये तो काफ़ी ज़्यादा डार्क कर दिया मैंने, तो इसको थोड़ा सा और लाइट होना चाहिए था, है ना। या फिर यहाँ पे हाईलाइट बहुत ज़्यादा ही हो गई, तो वो चीज़ भी हमको दिखती है जब आप दूर से ऑब्ज़र्व करते हो। तो इसीलिए दूर से ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी है। दूर से ऑब्ज़र्व नहीं करोगे तो एंड में आपको सारी गलतियाँ पता लगेगी, और एंड में जब गलतियाँ पता लगेगी तो चेंज करने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। आप चेंज चाह के भी नहीं कर पाओगे इसके अंदर। ठीक है, तो इसलिए बार बार रुकना ज़रूरी है, बीच में दूर जाके चेक करना ज़रूरी है, ताकि जो गलतियाँ हो ना अभी हम ठीक कर ले, एंड स्टेज में उन गलतियों को बार बार हमको रिपीट ना करना पड़े। अब धीरे धीरे दोबारा से लिप्स की तरफ आ रहा हूँ मैं। लिप्स को स्टार्ट करते हैं, लिप वाला हिस्सा करेंगे और दांतों को मैं ड्रॉ करने वाला हूँ यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे अगेन एक और लेयर दूंगा। बेस लेयर हमने दी, अब मुझे थोड़ा सा और फील हो रहा है कि थोड़े से ना और डार्क होने चाहिए। तो वो जो हाईलाइट थी लिप्स वाले पार्ट की, उनको छोड़ के बाकी हिस्से में थोड़ा थोड़ा और डार्कनेस मैं यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा हूँ। इसी तरीके से ऊपर वाले लिप्स के अंदर अगर आप देखोगे, कॉर्नर में थोड़ा सा हाईलाइट वाला हिस्सा है, उसको छोड़ दिया, बाकी एरिया को थोड़ा सा और मैंने यहाँ पे डार्क किया। सिंपल।
अब स्टार्ट करते हैं टिथ वाला पार्ट। टिथ में जैसे मैंने बताया, नीचे जो डार्कनेस है उसको कवर करना है आपको, एज वेल एज एक बार वो चीज़ हो जाती है उसके बाद अब हल्का हल्का शेड ज़रूर करना दांतों के अंदर, क्योंकि ना एग्जैक्टली वाइट नहीं होते दांत, थोड़ी सी वैल्यू उनके अंदर भी होती है। ओके, तो प्योर वाइट कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आंखों के अंदर वाला हिस्सा भी अगर आपको वाइट दिख रहा है ना, तो आपकी गलती है, वो भी प्योर वाइट नहीं है, वहाँ पे भी एक वैल्यू है, एक हल्का सा शेड आपको करना ही पड़ेगा। ओके, एंड वो मैंडेटरी है। इसी तरीके से मैंने दांतों को किया अब यहाँ पे हल्का सा एक शेड, एंड फिर से मैं चिन की तरफ आ गया। ठीक है, चिन को थोड़ा सा कर रहा हूँ, क्योंकि देखो लिप्स ना थोड़े कॉम्प्लिकेटेड चीज़ मानी जाती है, कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग होती है लिप्स की, तो इसलिए ना बार बार मूव करना ज़रूरी है। अगर मैं लगातार करता रहूँगा ना, अरे मेरे दांत नहीं बन रहे, ठीक नहीं बन रहे, मिटाऊंगा फिर ठीक करूँगा, मिटाऊंगा फिर ठीक करूँगा, तो मैं खुद ही परेशान हो जाऊँगा। इसलिए मैं थोड़ा सा करता हूँ एंड दोबारा से बैक किसी और चीज़ पे काम करना स्टार्ट कर देता हूँ। फिर दोबारा जब आता हूँ तो दिमाग एक रिफ़्रेश होता है कि हाँ अब चलो थोड़ा सा और मैं इस पे करता हूँ। फिर पीछे जाके देखता हूँ, हाँ ठीक लग रहा है अभी ये, फिर दोबारा आता हूँ। ठीक है, तो ये ना दिमाग से भी खेलना है आपको, ऐसा नहीं करना है कि तुरंत लगे ही कर रहे, करे ही जा रहे हो, करे ही जा रहे हो, करे ही जा रहे हो उस पर, है ना, ये नहीं करना है, दिमाग का भी यूज़ करना है अपना। ओके, अब लिप्स धीरे धीरे फाइनल स्टेज पे बढ़ रहे हैं, बहुत हल्का हल्का और मैं यहाँ पे टोन ऐड करूँगा, और दांतों को भी हल्का सा ब्लेंड किया है मैंने। ठीक है, ऐसी पूरा ओवरऑल ब्लेंडिंग तो हमको करनी ही करनी है। फिर जो टीथ वाला हिस्सा है उसको ब्लेंड करने के बाद अब हाइलाइट्स निकाल सकते हो उसके अंदर। ठीक है, जो हमको रेफरेंस में भी दिख रही है वो हाईलाइट हमको मिलेगी, तो वो हाईलाइट हम यूज़ कर लेंगे डायरेक्टली यहाँ पे। ओके, हालांकि हाइलाइट्स एंड में तो बनानी है हमको, ठीक है, उसको भी मैं और अच्छे से बताऊंगा। एट दी एंड हम डिटेलिंग भी करने वाले हैं पूरे फेस में। अभी तो जस्ट हम बेस लेयर और फाइनलाइज कर रहे हैं चीज़ों को, फिर मेन डिटेलिंग हम बिल्कुल एंड में एक बार फिर से करेंगे पूरे फेस पे, जिससे कि और निखर के आता है हमारा पोर्ट्रेट। ठीक है, पोर्ट्रेट की जो रियलिस्टिक शेडिंग होती है, हाइपर रियलिज्म जो आप सोचते हो ना, वो यहीं से शुरुआत होती है उसकी। अब फाइनली आप देखोगे कि पेंसिल को मैंने शार्प किया है, बहुत अच्छे से शार्प करना बहुत ज़रूरी है जब आप टिथ बना रहे हो खासकर। अब जो बीच में टिथ की लाइंस है उनको बना रहा हूँ बहुत हल्के से, एक प्रॉपर लाइन नहीं है यहाँ पे, अगेन याद रखना प्रॉपर लाइन नहीं है, हल्की सी शेडिंग है, हल्की सी वैल्यू मुझे यहाँ पे ऐड करनी है, दैट्स इट। अगर आप एकदम क्लियर लाइन बनाओगे तो सबसे बड़ी गलती है आपकी, कभी ना पोर्ट्रेट रियलिस्टिक बनेगा ही नहीं। रियलिज्म में ना एक रूल होता है, हमको ना किसी भी चीज़ को क्लियर नहीं करना होता, हम हर एक चीज़ को ब्लर रखते हैं, फेडेड रखते हैं कि धुंधला सा हो थोड़ा सा, हमारा दिमाग हमारी आंखें खुद अंदाज़ा लगा ले कि वहाँ पे क्या होगा। अगर हम किसी चीज़ को क्लियर रखते हैं तो वो एक्चुअल में बहुत ही ज़्यादा क्लियर होंगी, तब जाके उसको इतना क्लियर किया जाता है, अदरवाइज आपको ना धुंधला सा रखना होता है। जैसे कि दांत, अब दांत एक्चुअल में हमको दिखेंगे, पास से जूम करके देखूंगा मैं इसको बहुत डिटेल में दिखेंगे, बट अगर मैं दूर से देखता हूँ, एक नज़र में देखता हूँ, तो क्या मुझे इतनी डिटेल दिखेगी दांतों के अंदर? हल्की सी वैल्यू में शिफ्ट दिखेगा और ऐसा फील होगा कि वहाँ पे दांत हैं, है ना। तो वही एहसास हमको यहाँ पे लेके आना है। ज़रूरी नहीं है कि आप प्रॉपर एक एक चीज़ को कॉपी करो, आप दूर से देखो, अगर आपको आपके पोर्ट्रेट के अंदर वो फील आ रही है कि हाँ यहाँ पे दांत वाली फील आ रही है, हल्का सा काम करके भी, तो उतना ही छोड़ो उसको। ठीक है, ज़्यादा घुसोगे, ज़्यादा डिटेल में करोगे तो बार बार गलतियाँ करोगे आप। ओके, एंड ये भी एक बड़ा रीज़न है जिससे ना प्रॉब्लम आती है। अब मेरे को आपने देखा होगा, मैंने एक बार भी ज़्यादा नहीं मिटाया इसमें। ठीक है, मैंने तो मिटाया ही नहीं वैसे देखा जाए तो, एक तरीके से, है ना, जो भी था जैसे भी था उसको धीरे धीरे वैसे ही अप्रोच किया। एक सबसे बड़ा पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बोलते बोलते एकदम से ध्यान में आया, इसको नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ मैं आपको। ये गोल्डन रूल है, आपका शेडिंग करने का ना पूरा नज़रिया चेंज कर सकती है ये। अब वो बात क्या है? वो बात है कि जो आपकी ड्राइंग है ना, जो आप ड्राइंग बना रहे हो, जो ड्राइंग बनी हुई है पहले बिहाइंड द सीन सबसे पहली स्टेज में, उसको कभी भी चेंज नहीं करना है आपको शेडिंग करते वक्त। ये गोल्डन रूल है, ये मैं अक्सर गलती करता था और मैं नहीं चाहता कि आप भी ये गलती करो। जो ड्राइंग पीछे बन गई, जैसे आंखों की ड्राइंग बन गई, जब आंखों में शेडिंग होगी तो उस ड्राइंग को चेंज नहीं करना है। क्योंकि जब हम शेडिंग करते हैं पास से देखते तो हमको फील होता है कि अरे ये थोड़ी सी बड़ी बननी चाहिए थी आँख, ये थोड़ी सी कम छोटी बननी चाहिए थी आँख, तो हम ना उसी टाइम उसको चेंज करने की भी कोशिश करते हैं।
वो कभी भी मत करना, भले ही आपका पोर्ट्रेट कितना ही बिगड़ा हुआ लगे आपको। ठीक है, ये गोल्डन रूल है, क्योंकि ड्राइंग की स्टेज पहली स्टेज थी, शुरुआत में आपको ये काम करना चाहिए था। ठीक है, शुरुआत में अगर वो आप काम करते, सही बना हुआ होता, तो आप उस पर और अच्छा बनता। लेकिन बाद में जब शेडिंग के टाइम पे हम उसको चेंज करते हैं ना, तो 99% गलत ही करते हैं हम उसको, ठीक नहीं कर रहे होते। ठीक करने की स्टेज थी ड्राइंग वाली स्टेज, ये वाली स्टेज है शेडिंग वाली स्टेज। तो यहाँ पे आपको शेडिंग पे ध्यान देना है प्रॉपरली। ओके, शेडिंग पे ध्यान दो, ना कि ड्राइंग चेंज करने पे। जैसे कि लिप्स वाले एरिया में ना, मुझे भी कई बार फील आई थी कि अरे दांतों को चेंज कर देता हूँ, जो मैंने ड्राइंग करी है वो थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, चेंज कर देता हूँ। बट ये गोल्डन रूल मुझे पता था, तो मैंने चेंज बिल्कुल भी नहीं किया। मैंने बस जैसा मुझे दिखा वैसा मैंने रखा, और वैसा ही मैंने किया प्रॉपरली। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी बात है, आपको ध्यान रखनी है। जितना चेंज करोगे उतना बिगड़ेगा आपका। चेंज करने वाली स्टेज ड्राइंग वाली स्टेज थी, वहाँ पे चेंज करके आए हो तो एकदम परफेक्ट है। यहाँ पे सिर्फ शेडिंग पे ध्यान दो, बार बार चेंज करने पे ध्यान मत दो। अरे नाक लंबा होगा, आंखें थोड़ी बड़ी बननी चाहिए, लिप्स में ना दांत थोड़े गड़बड़ लग रहे हैं, उसको ठीक करूँ क्या। ये गलती करोगे तो हमेशा ही बिगड़ेगा आपका पोर्ट्रेट, बाद में जाके ना और बिगड़ता ही जाएगा वो। पार्ट 4, हेयर्स। सो नाउ फाइनली हम हेयर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं बिगिनर्स के माइंड में। हमने फेस का ओवरऑल एक लेवल तक कंप्लीट किया, अब हम हेयर्स को स्टार्ट करेंगे। हेयर्स के भी गोल्डन रूल होते हैं जब हम शेड करते हैं, ठीक है, वो इस पार्ट में कवर करूँगा, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हेयर्स के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको डायरेक्शन फाइंड ज़रूर करनी है। जब हेयर बना रहे हो ना, डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। हर एक हेयर उस हेयर की डायरेक्शन में ही लगेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है और नोट डाउन भी करना है इस चीज़ को, कि जो भी हेयर हम बनाएंगे उसकी डायरेक्शन मुझे पता होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट तो मेरे लिए यही है। एक बार डायरेक्शन पता लग जाती है कि किस तरीके से राउंड है, कैसे निकल रहे हैं हेयर्स, है ना, किस डायरेक्शन में, उसके बाद वैल्यूज़ दूसरी चीज़ बन जाती है। ठीक है, ये दोनों चीज़ हमको समझ में आती है। उससे भी बड़ी चीज़ मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ, जो हमने फेस पे भी अप्लाई करी थी, वो है एक बेस लेयर। खासकर जब आप इस तरीके से ब्लैक हेयर्स बना रहे हो ना, मैं वाइट हेयर की बात नहीं कर रहा, वाइट वाले का अलग कॉन्सेप्ट रहता है, बट जब आप इस तरीके से ब्लैक हेयर्स ड्रॉ करते हो, तो वहाँ पे भी आपको एक बेस लेयर चाहिए। तो सबसे पहले ना तो मैं डायरेक्शन फाइंड करूँगा, ना तो मैं वैल्यूज़ पे ध्यान दूंगा इतना, पहले ना एक बेस लेयर बना लूँगा मैं पूरे पे। जैसे हम नॉर्मल शेड करते हैं ना, वैसे ही आपको इन हेयर्स पे शेड करना है, नॉर्मली शेडिंग की तरह, कि यार ये एक एरिया है, इस पे मुझे ना एक हल्की सी एक लेयर बनानी है शेडिंग के थ्रू। तो वही मैं HB पेंसिल का यूज़ करके अब मैं एक शेड करने वाला हूँ। एक लेयर बन जाती है, उसके बाद हल्का सा मैं इसको ब्लेंड करूँगा। ठीक है, ये प्रोसेस का हिस्सा है, ये करना ही करना है आपको, खासकर ब्लैक हेयर्स में। जब आप वाइट हेयर्स बना रहे हो तब भी आपको इस स्टेज की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, वहाँ पे भी हम ना एक लेयर तो करते ही करते हैं। तो इस चीज़ को ना बिल्कुल टोटली अपने दिमाग में बिठा लो, कि जो भी कुछ कर रहा हूँ ना, मैं वाइट पेपर से स्टार्ट नहीं करूँगा। मुझे काम करने के लिए एटलीस्ट एक बेसिक लेयर चाहिए मुझे। वो बेसिक लेयर मिलती है तब आएगा असली मज़ा काम करने में। ठीक है, तो हेयर्स के लिए मैं पहले एक बेसिक सी लेयर यहाँ पे बनाऊँगा। वो हेयर बन जाती है, उसके बाद हम फिर अगले स्टेप पे काम करेंगे। तब तक के लिए इस वाले पार्ट को थोड़ा सा मैं स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि वही सेम रिपीटिटिव प्रोसेस है। हालांकि थोड़ा स्पीड करके दिखा देता हूँ, आप देख लो। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे आगे का स्टेप आपको बताऊँगा।
सो अभी आपने एक टाइम लैप्स देखा पूरा, हमने एक बेस लेयर बना दी यहाँ पे। अब फाइनली स्टार्ट करते हैं अपना जो एक्चुअल हेयर बनाना है उसको। तो मैंने जैसा बताया था कि सबसे पहले आपको डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो यहाँ पे मैं वही डायरेक्शन फाइंड करूँगा। अब उसके अंदर भी हमको सबसे पहले जो डार्क हेयर्स हैं, ठीक है, उनकी हल्की हल्की मार्किंग कर देनी है कि यहाँ पे एक डार्क हेयर का गुच्छा दिख रहा है मुझे, है ना। एक एक बाल नहीं बनाना होता हमको, हम ना ग्रुप में काम करते हैं। तो वो जो डार्क वाले हिस्से हैं ना, उनको मैं हल्का हल्का मार्क करूँगा डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्मल शेड नहीं करूँगा मैं, एक एक बाल बनाने की कोशिश रहेगी यहाँ पे, ठीक है। बट जैसा मैंने बताया, एक एक हेयर को कॉपी नहीं करना है, आप डायरेक्शन फाइंड कर लो, उसके हिसाब से बाकी हेयर्स को आप बनाओ। ओके। तो यहाँ पे पहला टारगेट वही है, जो जो हिस्से डार्क दिख रहे हैं, जैसे जैसे डार्कनेस दिख रही है यहाँ पे, वैसे वैसे उनको सबसे पहले मार्क करेंगे। फिर जो लाइट बच जाएगा वहाँ पे फिर हेयर ऐड करेंगे, फिर उसको ब्लेंड करेंगे, फिर से इस चीज़ को रिपीट करेंगे। ये है एक सिंपल सी प्रोसेस, ठीक है। अब इसी को मैं बार बार आपको रिपीट करके यहाँ पे दिखाऊंगा, ध्यान से देखना, समझना, पूरे हेयर्स आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे, ठीक है। एंड फाइनल जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा वो चीज़ आपके ऊपर ही डिपेंड करती है कि कितना अच्छा आपका स्किल सेट है, किस तरीके से आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाते हो, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली करना आपको है। मैं कंट्रोल लेके आ पा रहा हूँ अपने टूल्स के ऊपर, इस वजह से मैं स्मूथली कर पा रहा हूँ। हो सकता है आपका कंट्रोल ना हो, पहले आपको कंट्रोल को डेवलप करना पड़े, या फिर हो सकता है कि आपकी ड्राइंग ही इतनी स्ट्रॉन्ग ना हो, आपको पहले अपनी ड्राइंग को इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़े, ठीक है, तब जाके आप इस स्टेज पे आ पाओ। कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ आपको एनालाइज करनी पड़ेगी आपके वर्क के अंदर। अगर आप चाहते हो कि आपके आर्टवर्क को देख के मैं गाइडेंस दूं आपको कि कहाँ पे क्या चीज़ आपको स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, तो मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, एज वेल एज पिन कमेंट में मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। वहाँ से डायरेक्टली आप मुझे कॉन्टैक्ट कर पाएंगे, अपने आर्टवर्क शेयर कर सकते हो, मैं रिव्यू कर दूंगा, ठीक है। एज वेल एज ये सारी चीज़ें जो भी मैं यहाँ पे कवर करवा रहा हूँ, हमारे प्रीमियम प्रोग्राम मास्टर द पेंसिल ट्रेनिंग के अंदर भी एडिड है, ठीक है। वहाँ पे मैंने ड्राइंग की स्टेज से लेके शेडिंग की स्टेज तक मैंने पूरा समझाया है। और जो एब्सोल्यूट बिगिनर है, जिन्होंने कभी ड्राइंग करी ही नहीं, उन लोगों के लिए भी है। वहाँ पे एकदम ज़ीरो से, फाउंडेशन से हम सिखाते हैं, फिर धीरे धीरे एडवांस लेवल के पोर्ट्रेट कैसे बनाए जाते हैं वो सब कवर्ड है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे सीखना है, मैं सीरियस हूँ पोर्ट्रेट ड्राइंग के लिए, तो आप मास्टर द पेंसिल प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइनिंग लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, एज वेल एज मैं पिन कमेंट में भी ऐड कर दूंगा, और आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करके भी इसकी डिटेल ले सकते हो। ट्रेनिंग का प्राइस काफ़ी ज़्यादा डायनामिक है, इसमें काफ़ी सारे बोनसेस भी हम ऐड करते हैं मंथ वाइज। तो जब भी आप देख रहे हो, मेक श्योर कि आप एटलीस्ट डिटेल लें, ठीक है, आपको एक आइडिया रहे कि हाँ ये चीज़ें इस टाइम पे फ़िलहाल मिल रही है, एंड कोई डिस्काउंट चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है ना। ये सारी चीज़ें आपको मेरे से कांटेक्ट करने पे पता लग जाएंगी। तो जैसा मैंने बताया, अब धीरे धीरे उसी प्रोसेस को मैं फॉलो कर रहा हूँ। पहले मैंने डार्क हिस्सा किया, फिर मैं लाइट हिस्से को कर रहा हूँ, और हेयर की डायरेक्शन बहुत मैटर करती है, ठीक है। हर एक डायरेक्शन को ध्यान में रख के मैं बना रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है बहुत स्पीड में आप काम करो। यहाँ पे देखो कितना स्लो मैं चल रहा हूँ, ठीक है। पहले हेयर की डायरेक्शन को बनाया, हल्का हल्का मार्किंग किया, फिर उन हेयर्स को मिलाया। आधा चीज़ तो आप सिर्फ देख के ही सीख जाओगे। जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, जिस तरीके से पेंसिल को पकड़ा है मैंने, जिस तरीके से हेयर मैं कर रहा हूँ, ठीक है, वो सारी चीज़ ना आप जस्ट ऑब्जर्व करके ही सीख जाओगे। कब मैं ब्लेंडिंग का यूज़ कर रहा हूँ, है ना, कब मैं ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ, कब नीडेबल इरेजर का जरूरत पड़ रही है, कब टॉम्बो मोनो इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ मैं, है ना। वैसे तो मैं यहाँ पे आपको बोल के समझा रहा हूँ सारी चीज़ें, बट कई बार ना देखने से भी आइडिया लग जाता है, अरे ये चीज़ ऐसे करी इन्होंने, है ना, सर ने इस तरीके से यूज़ किया है ये सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ आपको देख के ही पता लगेगा। तो मेक श्योर कि आप सिर्फ सुने नहीं, ध्यान से देखें भी। और एक बार के लिए ना मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप ध्यान से सिर्फ देखो इस चीज़ को, समझ में आती है फिर दोबारा से वीडियो को ऑन करना एंड फिर शेडिंग करने की कोशिश करना। इसकी रेफरेंस ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर दी है आपको पहले ही। ये सेम टू सेम बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से करना चाहिए। ये जो आर्टवर्क है, अगर आप बनाते हो इस डेमो के साथ, ठीक है, या फिर इस डेमो को दोबारा देखते हुए, मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप टैग कर सकते हो,
पोस्ट वगैरह करते हो या फिर स्टोरी ऐड करते हो तो मुझे पता लग जाएगा। एज़ वेल एज़ आप मुझे इसी इंस्टाग्राम अकाउंट पे डीएम भी कर सकते हो, ये आर्ट वर्क लिख सकते हो कि सर मैंने ये बनाया है इस तरीके से। मैं डेफिनेटली चेक करूँगा एंड मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो साथ साथ, क्योंकि ये पूरा जो वीडियो है ये मैंने इसी हिसाब से बनाया है कि आप एक्चुअल में प्रैक्टिस कर पाओ और रियल टाइम में एक आर्टिस्ट किस तरीके से काम करता है एक पोर्ट्रेट पे वो आप देख पाओ। ओके, सो अभी तक हमने इसको इतना कंप्लीट कर लिया है, अब हेयर स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि मैंने बेस लेयर वाली प्रोसेस आपको समझा दी थी। अब यहाँ पे हम ब्लेंडिंग का यूज़ करेंगे, ठीक है, वही स्टेप रिपीट करेंगे। और एक चीज़ का आप ध्यान रखना कि यहाँ पे ना वैल्यूज़ को भी इंक्रीज़ करते हुए चलेंगे। पहले हमने बेस लेयर में एक बेसिक वैल्यू दी थी, सिंपल वैल्यू, ज़्यादा डार्क नहीं किया। फिर आगे वाली स्टेज में थोड़ी सी और वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हो एक साइड वाले पोर्शन को पहले मैं अच्छे से कंप्लीट करूँगा, फिर धीरे धीरे बाकी एरिया को कंप्लीट करता हुआ चलूँगा। इसकी दो अप्रोचेज़ हो सकती है, या तो आप एक छोटे छोटे हिस्से को कंप्लीट करते हुए चलो जैसा कि मैं करके दिखा रहा हूँ, या फिर आप पूरे ओवरऑल हिस्से को एक साथ ही अप्रोच करना स्टार्ट करो। पहले पूरे में ही बेस लेयर दे दी, फिर पूरे में ही हल्का हल्का वैल्यू इंक्रीज़ कर रहे हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे छोटे हिस्से में काम कर रहा हूँ, टॉम्बो मोनो इरेजर से हाईलाइट भी बना रहा हूँ और शार्प जो हेयर्स हैं उनको भी शो करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी अप्रोच ये है कि पहले एक छोटे हिस्से को कंप्लीट करें फिर हम आगे बढ़ें। ये काफ़ी हद तक सही रहता है, खासकर जो बिगिनिंग लेवल पे हैं उन लोगों के लिए। अगर आप एक स्टार्टिंग में बड़े एरिया को अप्रोच करना स्टार्ट कर देते हो तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती ही आती है, ठीक है। तो इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड करो। स्किन वाले हिस्से में भी मैंने यही सेम चीज़ की थी। खासकर लोग ना गाल वाले हिस्से में काफ़ी कंफ्यूज्ड रहते हैं, जो गाल वाला हिस्सा है कि सर कैसे होगा। तो एक सिंपल सी अप्रोच है कि उसको ना छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड कर दो। जब आप ऐसा करते हो तो वो थोड़ा हिस्सा ही आपको शेड करना होता है एंड वहीं पे वैल्यू देखनी होती है सिर्फ। तो इस तरीके से ना वो चीज़ आसान हो जाती है। अब इसी तरीके से हेयर्स के ऊपर वाले हिस्से पे काम कर रहा हूँ मैं। पेंसिल यहाँ पे मैंने आई थिंक 8B का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। 8B या फिर 6B, इन दोनों में से ही पेंसिल मैं यूज़ करता हूँ, कोई भी हो सकती है। मेन चीज़ है हेयर्स की डायरेक्शन। आप देख पा रहे होगे एक बेस लेयर है हमारे पास एंड उसके ऊपर मैं हेयर्स की डायरेक्शन को फाइंड कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक एक हेयर नहीं बना रहा हूँ, एक एक बाल नहीं बना रहा हूँ, बालों का गुच्छा बना रहा हूँ। सिर्फ एक डायरेक्शन फाइंड करी कि ये इस तरीके से एक डायरेक्शन आएगी यहाँ पे, ठीक है। वो डायरेक्शन मैंने निकाल दी। फिर उसके अंदर के जो हेयर्स हैं, बीच बीच में जो गैप है, उनको मैं खुद से फिल कर सकता हूँ। धीरे धीरे पूरे हेयर्स पे हम काम करेंगे। इस वाले पार्ट को मैंने हल्का सा टाइम लैप्स रखा है क्योंकि ये अंडरस्टैंडेबल पार्ट है, ठीक है। आप अंडरस्टैंड कर जाओगे, ये प्रोसेस को समझा दिया ना मैंने कि हर एक हेयर की डायरेक्शन बनानी है और उसी तरीके से अपने को वो डायरेक्शन में फॉलो करना है। तो इसको ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए हल्का सा मैंने टाइम लैप्स किया है। टाइम लैप्स में आप स्पीड में देख पा रहे हो कि किस तरीके से मैंने हेयर की एक डायरेक्शन फाइंड करी, फिर उसके बाद फिर से एक लेयर मैंने लगाई, ठीक है, जिससे कि वैल्यू थोड़ी सी और डार्क हो गई। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे पीछे वाले हेयर्स पे ना अलग से लाइन नहीं दिख रही है हमको, तो वहाँ पे मैंने एक शेडिंग कर दी, ठीक है ना। सिंपल वैल्यूज़ को लेके एक शेड कर दिया। इसी तरीके से बाकी जगह पे भी मैं कर रहा हूँ जहाँ पे ना हेयर्स की डायरेक्शन या फिर एक एक बाल क्लियर नहीं है। तो ऐसा आप भी कर सकते हो, कई जगह पे बहुत ज़्यादा डार्क हेयर्स होते हैं तो वहाँ पे आप इस तरीके से शेड कर सकते हो, मतलब जो नॉर्मल शेडिंग होती है। और जहाँ पे हेयर दिख रहे हैं वहाँ पे हेयर की डायरेक्शन में एक एक बाल बना सकते हो। अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पे वैल्यूज़ इंक्रीज़ कर रहा हूँ इसकी, ताकि वैल्यू एक सही लेवल पे पहुँच जाए। उसके बाद मैं हेयर्स को अगेन अप्रोच करना स्टार्ट करूँगा। अब यहाँ पे एक छोटी हार्ड ब्रश का मैं यूज़ करूँगा। एक लेवल तक हमने वैल्यू को इंक्रीज़ कर दिया है, ठीक है, जो कि इसके काफ़ी हद तक बराबर लग रही है। इसमें कई सारी लेयर्स लगी हैं। ओके, अब इस हार्ड ब्रश का यूज़ करके मैं इस वाले हिस्से को, मतलब पूरे हेयर्स को और भी ज़्यादा डार्क करूँगा। ओके, अब यहाँ पे ना हार्ड ब्रश इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि हार्ड ब्रश से ना काफ़ी अच्छे से हम डार्क कर पाते हैं। ग्रेफाइट ना अच्छे से पेपर पे मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे आप सॉफ्ट ब्रश का यूज़ ना करके एक हार्ड ब्रश का यूज़ करो, क्योंकि सॉफ्ट ब्रश में ना जो ग्रेफाइट है वो फैल जाता है,
कुछ ब्रश खुद उठा लेती है, कुछ पेपर पे फैल जाता है, तो वैल्यू लाइट हो जाती है। खासकर जब मुझे वैल्यू को डार्क करना होता है, तब मैं इस हार्ड ब्रश का यूज़ करता हूँ, और आप देखोगे कि काफ़ी हद तक वैल्यू डार्क हुई भी है। अभी तक एक नॉर्मल रेंडरिंग है, ठीक है। अब धीरे धीरे देखो किस तरीके से वैल्यू डार्क हो रही है यहाँ पे, जो कि कमाल सारा का सारा इस हार्ड ब्रश का है। ओके, छोटे साइज़ की हार्ड ब्रश। अगर आप बड़े साइज़ की हार्ड ब्रश यूज़ करते हो तो इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं होगी, तो इसलिए मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप छोटे साइज़ की हार्ड ब्रश का ही यूज़ करो यहाँ पे, जैसे मैं कर रहा हूँ। उसी से प्रॉपर एक डार्क वैल्यू आप बना पाओगे, या फिर डार्क ब्लेंडिंग बोल सकते हो, डार्क ब्लेंडिंग आप कर पाओगे अच्छे से। खासकर हेयर्स के लिए मैं इसका यूज़ करता हूँ। पीछे वाली लेयर के लिए मैंने 8B पेंसिल का भी यूज़ किया है वहाँ पे, ठीक है। और 8B पेंसिल को ना मैंने बहुत ज़्यादा घिसा नहीं है। आप देखोगे 8B पेंसिल बहुत ज़्यादा डार्क जा सकती थी, बट मैंने हल्का हल्का ही किया है वहाँ पे। बाकी चीज़ें हम ब्लेंडिंग में कर लेंगे। सो अब यहाँ पे मैं नीडेबल इरेज़र का यूज़ कर रहा हूँ, जिसकी मदद से जो ये हाइलाइट्स हैं, ठीक है, इनका एक बेस लेयर तैयार करूँगा। फिर मैं टॉम्बो मोनो इरेज़र की मदद से और भी अच्छे से हाइलाइट्स तैयार करूँगा, ठीक है। हाइलाइट से ही हेयर और ज़्यादा निखर के आएंगे। फिर उसके बाद दोबारा से मैं पेंसिल से उन हेयर को और रिफ़ाइन करूँगा, जिससे कि हम एक फाइनर लेयर बना पाएंगे। ओके, प्रोसेस को ऑब्ज़र्व करो कितना ज़्यादा स्लो चल रहा हूँ मैं। नीडेबल इरेज़र को पहले अच्छे से मैं शेप दे रहा हूँ, फिर धीरे धीरे हल्का सा यूज़ करके फिर दोबारा से साइड को चेंज कर दे रहा हूँ। ओके, काफ़ी स्लो प्रोसेस है, स्पीड का बिल्कुल भी काम नहीं है यहाँ पे। काफ़ी स्लो चलना है आपको। जब आपको फील हो कि ग्रेफाइट नहीं उठा रही है नीडेबल इरेज़र, तो साइड को चेंज करेंगे अपन, ठीक है। बहुत ज़्यादा हमको शार्प नहीं चाहिए। शार्प हाईलाइट के लिए हम टॉम्बो मोनो इरेज़र का यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पे करके भी दिखा रहा हूँ, जो कि एक ब्लर हाईलाइट्स होती हैं। ब्लर हाईलाइट के लिए हम नीडेबल इरेज़र का यूज़ करते हैं। क्लियर? एकदम शार्प हाईलाइट हमको दिख रही है, तो मैं यहाँ पे टॉम्बो मोनो इरेज़र का यूज़ करूँगा, जिससे कि एक एक हेयर्स हमको दिखाई देंगे यहाँ पे। हेयर को बनाते वक्त काफ़ी ज़्यादा डाउट आता है बिगिनर्स के मन में कि सर इसकी क्या कोई अलग टेक्निक होती है क्या, कुछ अलग तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं क्या। देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बेसिक फंडे होते हैं ना, बेसिक जो हमने फेस में किया, वैसा ही यहाँ पे भी है। पहले एक बेस लेयर बनाई, उसके बाद हेयर की डायरेक्शन दी, उसके बाद और ज़्यादा डार्क किया वैल्यूज़ के हिसाब से, जो जो हिस्से डार्क दिख रहा है। फिर उसके बाद हमने हाईलाइट दी। इसी तरीके से इसके हेयर बने हैं। कुछ ज़्यादा मैंने इसमें कुछ अलग से ऐड नहीं किया, या फिर अलग से कोई ऐसी टेक्निक नहीं लगा दी कि जिससे कि हेयर बन गए, ठीक है। एक सिंपल सी चीज़ मैं यूज़ करता हूँ, वो है लेयरिंग। एकदम से रश नहीं करना है डार्क करने के लिए। जब डार्क वैल्यूज़ की बात आती है तो हम हड़बड़ा जाते हैं, बहुत ज़्यादा डार्क करने के पीछे भागते हैं। ओके, तो हड़बड़ाना नहीं है बिल्कुल भी, धीरे धीरे लेयर बाय लेयर काम करना है आपको। फिर एट द एंड स्टेज, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे 8B पेंसिल का भी यूज़ करके दिखा रहा हूँ आपको। फिर उसके बाद आखिरी में हम मैक्सिमम डार्कनेस लेके आते हैं और एक एक हेयर्स को अब बनाएंगे। शुरुआत की स्टेज में नहीं बनाना है एक एक हेयर्स को। ओके, इस स्टेज में हम एक एक हेयर बनाएंगे और थोड़ा सा डार्क भी करेंगे, जिससे कि हर एक हेयर का जो फ्लो है वो मेंटेन रहे, वो दिखता रहे अपने को। देख पा रहे हो अब? और बेटर लगेगा आपको ये, क्योंकि बेस लेयर अच्छी है, हाईलाइट ऑलरेडी है हमारे पास। ओके, यही प्रिंसिपल है हर एक चीज़ का। धीरे धीरे जितने भी हेयर्स डार्क मुझे दिख रहे थे, ठीक है, वहाँ पे 8B पेंसिल का यूज़ करके मैं और डार्क कर रहा हूँ। पीछे वाले हिस्से में काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस दिख रही थी, तो मैं पीछे वाले हिस्से को थोड़ा और डार्क कर रहा हूँ 8B पेंसिल की मदद से। ओके, मेन चीज़ है कि आप डायरेक्शन को ज़रूर फॉलो करो, पेंसिल को शार्प रखो, ताकि एक एक हेयर्स अलग से नज़र में आए, ठीक है, वो दिखे अलग से, जैसे कि यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ।
एक सॉफ्ट ब्रश का यूज़ करके अब मैं फिर से यहाँ पे मिक्स कर रहा हूँ, ब्लेंडिंग कर रहा हूँ। सॉफ्ट ब्रश का ना बहुत लाइटली यूज़ करना है आपको, खासकर हेयर्स के अंदर, क्योंकि वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा लाइट हो सकती है। जैसे मैंने बताया कि सॉफ्ट ब्रश उठा लेती है ग्रेफाइट और लाइट कर देती है। यहाँ पे हम हेयर को स्मूथ करने के लिए इसका यूज़ करेंगे और बहुत हल्के से यूज़ करेंगे ताकि ना वैल्यूज़ लाइट ना हो जाए कहीं पे। ओके, एक बार ये चीज़ हो जाती है, अगेन फिर से प्रोसेस को रिपीट करेंगे। ओके, प्रोसेस रिपीट होती है बार बार। जितना ज़्यादा रिपीट होगा, जितना ज़्यादा बोरिंग रहेगा, उतना ज़्यादा ही एक्चुअल अच्छा रिजल्ट आता है। तो इस प्रोसेस में कोई भी एक्स्ट्रा फन नहीं है, वही सेम चीज़ रिपीट करनी है। लेयर किया, नीडेबल इरेजर से हाईलाइट बनाई, टॉम्पोमोनो इरेजर से हाईलाइट बनाई, फिर पेंसिल से हेयर दोबारा बनाए, फिर दोबारा ब्लेंडिंग किया, फिर दोबारा से नीडेबल इरेजर का यूज़ किया, फिर टॉम्पोमोनो इरेजर का यूज़ किया, फिर दोबारा से हमने पेंसिल की मदद से और हेयर्स को डार्क किया। ये प्रोसेस बार बार रिपीट होती है। अभी तक आप यही देख पा रहे होगे, मैंने धीरे धीरे इसी प्रोसेस को रिपीट किया है। अब यहाँ पे टॉम मोनो इरेजर यूज़ हो रही है, इसके बाद फिर से मैं पेंसिल का यूज़ करूँगा थोड़े से हेयर्स को और डार्क करने के लिए, है ना। और बीच बीच में ब्लेंडिंग भी करूँगा, जो वैल्यूज़ अलग से कम या फिर डार्क दिख रही है मुझे, उनको मिक्स करने के लिए। ओके, यही प्रोसेस है, इसको बार बार आपको रिपीट करना है। फाइनल डिटेलिंग। अब यहाँ पे फाइनल डिटेलिंग के लिए मैं पहले गर्दन को थोड़ा सा बनाऊंगा। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, पोर्ट्रेट सिर्फ फेस वाला नहीं होता। सिर्फ फेस बना के छोड़ दोगे कोई फ़ायदा नहीं है, आपको गर्दन या फिर शोल्डर को भी अप्रोच करना बहुत ज़रूरी है। पोर्ट्रेट हमेशा शोल्डर तक होता है। ओके, तो शोल्डर्स को अप्रोच करना बहुत ज़रूरी है, तभी वो फेस फेस जैसा लगेगा कि कहीं पे रखा हुआ है वो। तो यहाँ पे सबसे पहले इस गर्दन वाले जो शेडो मुझे दिख रही है, इसको अप्रोच करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे बाकी हिस्से को भी एक लेयर दूंगा, और फिर उसके बाद फाइनली जो हाइलाइट्स है, हल्के हल्के टचअप्स हैं, हल्की हल्की डार्क वैल्यू मुझे ऐड करनी है, वो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। पेंसिल यहाँ पे मैं एच बी का यूज़ कर रहा हूँ फ़िलहाल के लिए। जैसे कि हमने फेस के लिए किया था, एक बेस लेयर बनाई, उसके बाद इसके ऊपर हम और भी ज़्यादा काम कर सकते हैं। वैसे ही गर्दन के लिए भी होगा, और वैसे ही किसी भी एरिया के लिए होगा इस फेस के अंदर। ठीक है, पहले हम एक बेस लेयर रेडी करते ही करते हैं। तो पहले एक बेस लेयर बना लो, बेस लेयर बन जाती है, उसको अच्छे से ब्लेंड करके फिर उसके ऊपर एक्चुअल में काम होता है। बट यहाँ पे गर्दन के लिए मुझे इतनी नीड नहीं लग रही, क्योंकि काफ़ी लाइट वैल्यू है। हो सकता है इसी लेयर में हमारा काम हो जाए। ओके, लेट मी चेक। वैल्यूज़ को एक बार बैलेंस करके देख लेंगे। बैलेंस करके कैसे देखते हैं, दूर से देखो, जस्ट दूर से आंखों को स्क्विंट करके देखो, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अरे सही लग रहा है या फिर गलत लग रहा है, कहाँ पे थोड़ा सा और डार्क होना चाहिए, कहाँ पे थोड़ा सा और लाइट होना चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें आपको दूर से देखने में पता लगेगी। जब तक आप पोर्ट्रेट को पास से देखते हो, बिल्कुल डिटेलिंग में देख रहे हो, तब तक वैल्यू पता नहीं लगती। तब तक हम सिर्फ डिटेलिंग में काम कर रहे होते हैं। जब हम पोर्ट्रेट को दूर से देखते हैं, तो हमको एक्चुअल में पता लगता है कि अरे यहाँ पे प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे वैल्यू को थोड़ा और डार्क करना चाहिए, या फिर वैल्यू को थोड़ा और लाइट करना चाहिए मुझे। फाइनल डिटेलिंग के लिए फ़िलहाल मैं ज़्यादा हाईलाइट नहीं करूँगा, क्योंकि ये अपनी अपनी चॉइस है। मुझे ये फेस जो है ऐसा ही अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर आप करना चाहो तो नोज़ के अंदर अलग से हाईलाइट दे सकते हो, लिप्स में हल्की सी हाईलाइट और हो सकती है, दांतों के अंदर भी हम ऐड कर सकते हैं हाईलाइट। ओके, बट मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैं ना ज़्यादा नेचुरल रखना चाहता हूँ इस पोर्ट्रेट को। तो फाइनल हाईलाइटिंग में हम इतना ही छोड़ेंगे इसको, फाइनल डिटेलिंग में इतना ही करूँगा मैं। यही हमारा फाइनल पोर्ट्रेट है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो में जौन सा पार्ट भी अच्छा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड मास्टर द पेंसिल ट्रेनिंग के अंदर मैंने सारी चीज़ें डीपली कवर करी हैं। अगर आप सीरियस हो पोर्ट्रेट को और डीपली सीखने के लिए, ये तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है, इसको और भी डीपली सीखने के लिए, कंप्लीट पोर्ट्रेट को सीखने के लिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, एज वेल एज पिंड कमेंट में मैं ऐड कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपसे मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताना अगली वीडियो किस टॉपिक पे आप चाहते हो। ऑल्सो एक ब्लू हार्ट भी टाइप कर देना, ताकि मुझे पता लगे कि एंड तक कौन कौन आया।
आप में से जितने भी लोग इस पोर्ट्रेट को देख के काम करेंगे, इसी पोर्ट्रेट को प्रैक्टिस करेंगे, मुझे ज़रूर टैग भी कर देना। इंस्टाग्राम अकाउंट है ये मेरा, ठीक है, इस पर टैग कर दोगे तो मैं डायरेक्टली चेक कर लूँगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो।